Welcome students to Science Study Center. Here, Sakesh Srivastava is going to teach you about accounting concepts. आज का हमारा टॉपिक क्या है? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स. प्रीवियस क्लास आपको याद होगी, हमने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छा डिस्कशन किया था. अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है, वाई वी आर प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, आखिर लाइफ में इसका यूज़ क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था और जहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में भी आया होगा. आज एक नए टॉपिक को लेकर हम लोग शुरू कर रहे हैं और हमारा टॉपिक क्या है? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स. अब ये अकाउंटिंग कंसेप्ट्स है क्या, इसको थोड़ा सा समझा जाए. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय कंसेप्ट्स? एक पॉइंट हमने और पढ़ा था, अकाउंटिंग इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट्स. अकाउंटिंग हमारी आर्ट्स भी है, हमारी साइंस भी है. साइंस क्या है? साइंस इज अ सब्जेक्ट विच इज बेस्ड ऑन concepts, and when we talk about the concept it means basic or fundamental rules and regulation which are not changeable, जो कि चेंज नहीं होंगे. ऐसे ही साइंस के प्रिंसिपल्स भी हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं. अगर साइंस ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, कुछ कंसेप्ट्स पे साइंस बनी है, तो वैसे ही हमारी अकाउंटिंग भी है. उन्हीं कंसेप्ट्स के बेसिस पे पूरी अकाउंटिंग आपको फॉर्म करनी है और बिना कंसेप्ट के अकाउंटिंग फॉर्म हो ही नहीं सकती है. कोई कितना भी एक्सपर्ट कहे अपने आप को, और अगर वो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को फॉलो नहीं करेगा तो उसके रिजल्ट कभी भी सही नहीं आएंगे. एक और एग्जांपल लेते हैं. अकाउंट्स को छोड़ दें, अकाउंटिंग छोड़ दें, साइंस छोड़ दें. क्रिकेट जो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्रिकेट के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं कि नहीं. अगर आपको बैटिंग करनी है, फ्रंट फुट क्या है, बैक फुट क्या है, कब आपको पंच शॉट मारना है, कब हुक करना है, बिना रूल्स रेगुलेशन को जाने आप कभी भी एक सक्सेसफुल क्रिकेटर नहीं बन सकते. उसी तरीके से बिना रूल्स रेगुलेशन को जाने आप कभी भी अकाउंटिंग नहीं कर सकते. तो आज हम शुरू करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स. ध्यान से सुनिए क्योंकि यही आपका बेस है पूरे अकाउंट्स के लिए. बेस क्लियर होगा, नो डाउट अकाउंटिंग बहुत अच्छी चलेगी. बेस क्लियर नहीं होगा तो कभी भी अकाउंटिंग आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगी. सो लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट कंसेप्ट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. व्हाट इज दिस गोइंग कंसर्न? गोइंग कंसर्न, देन कंसिस्टेंसी, accrual, business entity, then money measurement, accounting period, cost, dual aspects, revenue recognition, matching, objectivities. टोटल 11 कंसेप्ट्स हैं हमारे पास. इन 11 कंसेप्ट्स को जब हम समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि आखिर अकाउंटिंग जब हम प्रिपेयर करते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान में रखना होगा. सबसे पहले हम फर्स्ट को ना लेकर के फोर्थ को लेते हैं. Our fourth concept is मनी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. ये बिजनेस एंटिटी क्या है इसको पहले समझो तो अपने आप ही वो 11 कंसेप्ट एक दूसरे के ऊपर मैच करते जाएंगे. तो पहला ही कंसेप्ट हम लेते हैं अपना, दैट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. एंटिटी मीन्स अपनी पहचान होना, अपना एक नाम होना, अपनी एक आइडेंटिटी होना. और अकाउंटिंग कहता है, अकाउंटिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये कहता है कि बिजनेस इज नोन बाय देयर ओन नेम, नॉट बाय द नेम ऑफ द ओनर. क्या मतलब है? पूरे बिजनेस की अकाउंटिंग उसके अपने खुद के नाम पे होगी, ना कि उसके ओनर के नाम से अकाउंटिंग प्रिपेयर की जाएगी. वॉट एवर ट्रांजेक्शंस आर टेक प्लेस वर टू बी रिकॉर्डेड इन द नेम ऑफ द business, and business is having its separate legal entity from its owner.
बिजनेस की अपनी एक अलग पहचान है अपने ओनर से हटके। क्या पहचान है, कैसे ओनर से हटके, एक एग्जाम्पल इस पर हम लोग अटैच करते हैं। आप सभी ने नाम सुना होगा रिलायंस कंपनी का। उसका ओनर कौन है, सब जानते हैं, अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। बट रिलायंस के बहुत सारे बिजनेस हैं। रिलायंस का कम्युनिकेशन है, रिलायंस का टेलीकॉम है, रिलायंस का आपका टेक्सटाइल्स में भी है, रिलायंस का पेट्रोलियम में भी है। तो क्या हर ट्रांजैक्शन में मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी के नाम से ट्रांजैक्शन? नहीं, वो सारी कंपनी, वो सारे बिजनेस हर ट्रांजैक्शन को अपने उस बिजनेस के नाम पे करते हैं। व्हाटएवर ट्रांजैक्शन, जितने भी ट्रांजैक्शन किए जाएंगे बिजनेस के अपने नाम से किए जाएंगे, नो मैटर हु इज़ द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। अब आपने सुना होगा उसी कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर हैं। अब अगर हम एक पर्सन के नाम पे ट्रांजैक्शन कर लेंगे तो बाकी शेयर होल्डर क्या कहेंगे, भाई मेरा नाम भी तो आना चाहिए ट्रांजैक्शन में। तो इसीलिए अकाउंटिंग कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो किसके नाम पे रिकॉर्ड किए जाएंगे, बिजनेस के नाम पे। और इसे हमने क्या नाम दिया है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। यानी पूरा का पूरा बिजनेस किस पे चलेगा, अपने नाम पे चलेगा। सारा बिजनेस हमें किसके नाम पे करना है, बिजनेस के नाम पे। यानी जो भी एंट्री हमें करनी होगी बिजनेस के ही नाम से हमें एंट्री करनी होगी। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारा आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अकाउंटिंग क्या कहता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं बिजनेस में, जितने भी ट्रांजैक्शन जो कि फाइनेंशियल नेचर के हैं, फाइनेंशियल नेचर का जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो सब किस टर्म्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी कि मनी के टर्म्स में ही मुझे सब कुछ रिकॉर्ड करना है। अगर मैंने 5 मीटर क्लोथ्स परचेज किए तो मुझे 5 मीटर क्लोथ से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब किससे है, उस क्लोथ्स की वैल्यूएशन क्या है इन टर्म ऑफ मनी। मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया तो मैं अकाउंटिंग बुक ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते वहाँ रॉ मटेरियल थोड़ी अटैच करूँगा, मैं वहाँ दिखाऊंगा कितने का रॉ मटेरियल है। मैंने वेजेस पेड की तो वेजेस शो करूँगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड कर रहा हूँ सीधे इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखूँगा और उसका अमाउंट शो करूँगा। तो यानी अकाउंटिंग कंसेप्ट कहता है कि मनी के टर्म्स में जो कुछ भी हो सिर्फ उसे ही रिकॉर्ड किया जाएगा। हमने दो चीज़ें समझी, पहली क्या थी, बिजनेस एंटिटी, बिजनेस की अपनी अलग पहचान है। फिर उस बिजनेस में होने वाले जितने भी खर्चे या जितनी भी इनकम है हैज़ टू बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब हम आते हैं ऊपर वाले पॉइंट्स में, जो कुछ भी हमने ऊपर लिख रखा है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बहुत बढ़िया पॉइंट है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड, दैट इज गोइंग, कंसेप्ट एंड कंसेंट। गोइंग मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय गोइंग? व्हेन वी टॉक अबाउट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, इट मीन्स कि बिजनेस इज डन फॉर द एंडलेस टाइम पीरियड। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, इसको समझिएगा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब क्या है? व्हेन अ बिजनेस इज कैरिड आउट, इट हैज डन इट्स वर्क फॉर द एंडलेस टाइम पीरियड। हम कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे, हम ये मान के थोड़ी चलते हैं कि ये बिजनेस हमें कल डिसकंटिन्यू करना है, या 1 साल बाद, या 2 साल बाद, या 3 साल बाद, किसी को कुछ नहीं पता है। और इस बिजनेस को हम ये मान के चलते हैं फॉर द एंडलेस टाइम पीरियड। बहुत लंबे समय तक इस बिजनेस को लेके चलना है। किसी को खुद भी नहीं पता कि ये बिजनेस कब तक चलेगा, कोई नहीं जानता किसी चीज़ के बारे में कि बिजनेस कब तक चलना है, कहाँ तक चलना है। इसीलिए एक नाम दिया गया गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब इस गोइंग कंसर्न का अकाउंटिंग कंसेप्ट से क्या लेना देना है? अगर हम ये मान लें कि ये बिजनेस 1 साल में बंद हो जाएगा, तो क्या आपको मार्केट से कोई लोन देगा? नहीं। अगर हम ये मान लें कि ये बिजनेस 1 साल से ज़्यादा ऑपरेट ही नहीं करना हमें, तो क्या कोई हमारा प्रोडक्ट परचेज करेगा? नहीं। अगर हम गारंटी वारंटी देते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट में लाइफ टाइम वारंटी रहती है, बहुत सारे प्रोडक्ट में रिप्लेसमेंट की वारंटी लाइफ टाइम, आपने एक बार परचेज की लाइफ टाइम। अगर हम ये कहते हैं 2 साल में बिजनेस बंद हो रहा है, तो लाइफ टाइम वारंटी का मतलब ही क्या है? ऐसे ही अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बिजनेस को कहते हैं कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, लगातार चलने वाला बिजनेस, बिजनेस विच इज रन फॉर द लॉन्ग पीरियड और
पीरियड ऑफ द बिजनेस इज नॉट स्पेसिफाइड व्हेन इट इज गोइंग टू बी क्लोज, वहाँ पे कोई चीज़ स्पेसिफाइड है ही नहीं, एंडलेस टाइम पीरियड तक हमें बिजनेस लेके चलना है। और इसी एंडलेस टाइम पीरियड की ही वजह से मार्केट में हम किसी को उधार देते हैं या उनसे कोई चीज़ उधार परचेज करते हैं। ये जो डेटर्स क्रेडिटर्स अभी आगे चल के आएंगे, उनका बेस क्या होगा? गोइंग कंसर्न। अगर हम ये बता दें कि हम बिजनेस बंद करने वाले, क्या बैंक हमें लोन देने आएगा? नहीं देने आएगा। क्या हमारे क्रेडिटर्स हमको उधार पे प्रोडक्ट देंगे, रॉ मटेरियल? नहीं देंगे। अरे आपका तो बिजनेस ही बंद होने वाला है। तो इसीलिए अकाउंटिंग कहता है कि इट इज गोइंग टू बी रन फॉर द एंडलेस टाइम पीरियड। सो बिजनेस इज कंसीडर एज अ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट concept, that is we have completed business entity, money measure, going concern. Now our third next is consistency concept. What do you mean by consistency? In terms of accounting, consistency means method of preparing of accounts should be same, or the methodology or the way of preparing the account should not be changed year by year, month by month और day by day. क्या मतलब है? हम जो अपनी अकाउंट्स बनाते हैं उसे बनाने का तरीका हमेशा एक होना चाहिए। अगर अकाउंट्स को बनाने का फॉर्मेट बनाने का या उसका प्रिपरेशन का तरीका हम हर बार चेंज कर दें तो रिज़ल्ट भी हमारा क्या आएगा? चेंज आएगा। अब सोचोगे कि अकाउंट्स बनाने में तरीके कैसे चेंज हो सकते हैं भाई? जब अकाउंटिंग एक है तो अकाउंटिंग के तरीके कैसे बदल जा रहे हैं? बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। डेप्रिसिएशन वर्ड आएगा अभी। डेप्रिसिएशन चार्ज करना अपने एसेट्स के ऊपर। डेप्रिसिएशन सबने सुन रखा है कि एसेट्स की वैल्यू का डिक्लाइन करना ही क्या है? डेप्रिसिएशन है। अब दो मेथड हैं, हार्डली अकाउंटिंग में हम दो ही मेथड यूज़ कर, वैसे तो बहुत सारे मेथड दे रखे हैं लेकिन अकाउंटिंग बनाते वक्त हम दो ही मेथड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो है आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट कहता है कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर बार सेम रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल रिमेन सेम। जबकि डिमिनिशिंग बैलेंस कहता है कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल कीप ऑन चेंजिंग। अब इसको हम कैसे समझेंगे कि डेप्रिसिएशन के इस मेथड से हमें इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है? ठीक है, अभी देखते हैं इसको हम लोग जल्दी से। आइए, मेथड ऑफ चार्जिंग द डेप्रिसिएशन। अब हमने इसमें कहा कि एक है हमारा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और दूसरा है डिमिनिशिंग। फिक्स्ड एंड सेकेंड इज डिमिनिशिंग। फिक्स्ड मेथड में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा? सेम। और डिमिनिशिंग में चेंज। बहुत लोअर लेवल पे ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, एक बेसिक तौर पे हमें समझना है क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब एक जैसा रूल फॉलो करते हुए अकाउंट प्रिपेयर करना। अब मैंने कहा कि मैं अगर फिक्स्ड मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूँ, सपोज कर लीजिए 5-10% किसी चीज़ का, मशीन की वैल्यू है हमारी 1 लाख रुपीज़ और एट द रेट 10% मुझे चार्ज करना है, तो 1 लाख का 10% विल बी 10,000। फिक्स्ड मेथड कहता है कि हर बार आपको ईयर बाय ईयर हमें कितना चार्ज करना है? 10,000 पर एनम। जबकि डिमिनिशिंग में आप आओगे तो अब आप देखोगे कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कीप ऑन चेंजिंग ईयर बाय ईयर। एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ कि हर साल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मेरा क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। अगर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल चेंज होगा तो सोचिए ज़रा, एक एक्सपेंस जो है हर साल कहीं ना कहीं कम या बढ़ रहा है, घट रहा है, जबकि दूसरे मेथड से मैं प्रिपेयर कर रहा था, एक ही अमाउंट से चार्ज कर रहा था डेप्रिसिएशन, तो कहीं ना कहीं नेट रिजल्ट आते वक्त दोनों का रिजल्ट डिफ्रेंशिएट करेगा कि नहीं? और जब नेट रिजल्ट डिफ्रेंशिएट करेगा तो क्या 2 ईयर के प्रॉफिट को आप कभी भी कंपैरिजन कर सकते हो? इसीलिए कहा जाता है कि हमें मेथड जो भी फॉलो करना, चाहे फिक्स चलो चाहे डिमिनिशिंग, पूरे अकाउंटिंग को एक ही मेथड से प्रिपेयर करना होगा। किसी भी ईयर में इस मेथड को हमें चेंज नहीं करना है। और इसी को हमने क्या नाम दिया है?
कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। द वे ऑफ प्रिपेयरिंग द अकाउंट शुड बी कंसिस्टेंट। हमें हर बार कोई ना कोई चेंज करके अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज नेक्स्ट इज आर एक्रूवल कंसेप्ट। एक्रूवल कंसेप्ट के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था। क्या था वो एक्रूवल कंसेप्ट? बहुत ही सिंपल चीज थी एक्रूवल कंसेप्ट। एक्रूवल कहता है कि अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अकाउंट्स को हमें सिर्फ कैश के बेसिस पे नहीं प्रिपेयर करना है, बल्कि कैश और क्रेडिट दोनों ही ट्रांजैक्शन को लेकर के चलना है। और इस चीज को क्या नाम दिया गया है? एक्रूवल। सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन लेंगे तो भी रिजल्ट हमें सही नहीं आएगा, सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन लेंगे तो भी रिजल्ट हमें प्रॉपर नहीं मिलेगा। इसीलिए हमने क्या यूज किया है? एक्रूवल, कैश प्लस क्रेडिट। और ये एक्रूवल बेसिस क्या है? अगर आपको इसको प्रॉपरली समझना है तो मेरी प्रीवियस क्लास वाले स्लाइड्स को या वीडियोस को जरूर देखिए, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया है कि व्हाट इज दिस एक्रूवल कंसेप्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज आवर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड क्या है? आप अकाउंटिंग पीरियड हटा दो वर्ड, आप अपने लेवल पे बात करो। हम लोग कहते हैं ना हर साल का हमारा एकेडमिक कैलेंडर होता है। एकेडमिक पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल एंड एंडेड विद द मार्च। हर स्कूल में यही रूल है कि अप्रैल से आप स्टार्ट करते हो नया एकेडमिक कैलेंडर और मार्च में आप अपना रिजल्ट डिक्लेयर करके ख़त्म करते हो। इस 12 मंथ के स्पैन ऑफ टाइम में आपके सारे एग्ज़ाम्स, आपके जितने भी टेस्ट हुए, जितने भी आपने असाइनमेंट जमा किए, उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट ऑन किया जाता है कि आपका रिजल्ट क्या आया, आप पास हुए, प्रमोट हुए, फेल हुए, डिटेन्ड हुए जिसे हम कहते हैं। तो उसी तरीके से हमें अपने अकाउंटिंग में भी क्या चाहिए? एक अकाउंटिंग पीरियड चाहिए। इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। कितने महीने का? 12 मंथ। ये बात क्लियर है? 12 मंथ्स के इस टाइम स्पैन के बेसिस पे मैं अपना रिजल्ट ऑन करूंगा कि हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट को फाइनलाइज करते वक्त प्रॉफिट अर्न किया या लॉस सफ़र किया। अब आप सोचिए अगर हम अकाउंटिंग पीरियड नहीं लेके चलेंगे तो क्या कभी किसी कंपनी का या कभी किसी बिजनेस का कोई रिजल्ट बन सकता है? और अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो उसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? लोग कैसे समझेंगे कि ये बिजनेस ग्रो कर रहा है या ये प्रॉफिट अर्न कर रहा है या फिर इस बिजनेस में पैसा लगाना ही बेकार है? ये सारी चीज़ें हमें उसके 12 मंथ्स के रिजल्ट के बेसिस पे मिलती है और इसीलिए हमने इसमें क्या नाम दिया है? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। मूविंग और स्विचिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज आवर कॉस्ट कंसेप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है। कॉस्ट का मतलब ही होता है कि जब हम किसी चीज़ को उसके बेस प्राइस पे रखते हैं, एक होता है मार्केट वैल्यू और एक होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू। अकाउंटिंग कहता है कि जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी एसेट्स, उन सब की हम कॉस्ट प्राइस पे ही लेकर के चलेंगे और बिना कॉस्ट को शो किए अगर आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से चलोगे तो मार्केट वैल्यू हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है। और अगर आप उसकी कॉस्ट की वैल्यू को लेके चलोगे तो आप कभी भी मार्केट में उसको रीसेल भी करने जा रहे हो उस एसेट्स को, उस पर्टिकुलर एसेट्स को, तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। तो एटलीस्ट उतना पैसा तो आप गेन कर ही सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज आवर डुअल एस्पेक्ट्स कंसेप्ट। डुअल मीन्स एज द नेम सजेस्ट डबल। यही हमारी अकाउंटिंग का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। कौन? डुअल एस्पेक्ट्स। कैसे है ये? डुअल मीन्स डबल। आपने तराजू देखा होगा, उसमें दोनों साइड रहता है। एक साइड अगर आपने कोई चीज़ रखी तो जाहिर सी बात है दूसरा साइड अप कर जाएगा और एक साइड डाउन हो जाएगा। लेकिन अकाउंटिंग कहता है कि लेफ्ट एंड राइट साइड बोथ आर ऑलवेज बीइंग इक्वल। और ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है कि जो डुअल एस्पेक्ट्स को क्लियर ना करे। हर ट्रांजैक्शन में डुअल एस्पेक्ट्स का होना जरूरी है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन बोलोगे, कोई भी, सपोज मैंने गुड्स परचेज किए, मैंने मशीनरी परचेज की, मशीनरी परचेज फॉर कैश। अब देखिए डबल इफेक्ट्स पड़ेगा। एक तरफ तो मेरे पास मशीनरी आई, एक तो बढ़ा हमारे पास, और दूसरी तरफ मेरे पास से कैश चली गई, तो डबल इफेक्ट पड़ा कि नहीं?
कोई भी ट्रांजैक्शन XYZ जितने भी ट्रांजैक्शन बनते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका डुअल इफेक्ट होना ज़रूरी है। और इसीलिए आगे चल के एक वर्ड आता है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है ये मैं आपको बताता हूँ कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनती है। अकाउंटिंग इक्वेशन मीन्स एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। दिस इज आवर अकाउंटिंग इक्वेशन। लुक एट हियर, एसेट्स इज इक्वल टू liability plus capital. Whenever any transactions take place, it will always satisfy this dual aspects. पूरी अकाउंटिंग ही डुअल पे ही बसी हुई है, बिना डुअल के कभी भी नहीं होगा। जब हम जनरल एंट्री पढ़ेंगे वो भी डुअल पे है। डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। देखिए ये हमेशा डुअल चलेगा, कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे डबल इफेक्ट आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये आगे चल के कहीं चेंज हो जाए, और अगर चेंज हो रहा है तो समझिए आपके अकाउंट्स कभी सही नहीं हो सकती है। तो डुअल एस्पेक्ट्स को मुझे लेकर के चलना ही पड़ेगा। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, नेक्स्ट इज आर रेवेन्यू रिकॉग्निशन। व्हाट डू मीन बाय रेवेन्यू? रेवेन्यू मीन्स इनकम, और व्हाट अकाउंट सेज व्हेन योर इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड। कब आपको अपनी इनकम रिकॉग्नाइज्ड होगी? एक नॉर्मल किसी बंदे से पूछो तो वो यही बताएगा भाई मैंने गुड सोल्ड किया और मुझे पैसे मिले, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड हुआ। लेकिन जैसे मैं अकाउंटिंग पे आऊँगा, जैसे ही ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, एज द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, और इसका सीधा सा कनेक्शन होता है हमारा एक्रूवल से। रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज्ड होगा? जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ। और एक्रूवल कहता है वी हैव टू रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। चाहे आप नगद ट्रांजैक्शन करो चाहे उधार करो, दोनों ही ट्रांजैक्शन आर द पार्ट ऑफ द एक्रूवल कंसेप्ट। नगद वाले ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड करने ही करने हैं, उधार वाले भी आपको रिकॉर्ड करने हैं। जैसे ही गुड्स आपने सोल्ड किया, एज यू सोल्ड द गुड्स इन द मार्केट, यू रिसीव ₹50,000, तो हमने कहा भैया रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड हो गया। अगेन आई सोल्ड द गुड्स फॉर ₹70,000 दिस टाइम, बट आई हैवंट रिसीव द गुड्स कैश, मैंने कैश पे नहीं बेचा था। नाउ दिस टाइम आई हैव सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट। नाउ द क्वेश्चन इज अराइजेज, क्या ये नेक्स्ट वाले केस में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज है? सो आंसर इज दैट यस, रेवेन्यू इज अगेन रिकॉग्नाइज बिकॉज अकाउंटिंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द एक्रूवल बेसिस। चाहे नगद ट्रांजैक्शन हो चाहे उधार ट्रांजैक्शन हो, अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड हुई है। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज मैचिंग कंसेप्ट। क्या मैच करना है मुझे? सोच के बताइए, क्या मैच करना है? अपने इनकम को अपने एक्सपेंस से मैच करना है। अगर मेरी इनकम कम है, मेरे एक्सपेंस ज़्यादा हैं, देन वी आर इन लॉस। एंड इफ आर इनकम इज मोर देन आर एक्सपेंस, देन वी आर अर्निंग प्रॉफिट। तो बड़ा सिंपल सा ये कंसेप्ट था कि मैचिंग कंसेप्ट। बिना मैच किए तो मैं कभी बता ही नहीं सकता हूँ कि हमारी अकाउंटिंग प्रॉफिटेबल है या लॉस में जा रही है। इतना बिजनेस मैं कर रहा हूँ, इतने इनकम अर्न कर रहा हूँ, इतना गुड सोल्ड कर रहा हूँ, मार्केट में तो बहुत हल्ला है कि बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि इस बिजनेस के सेल्स के अलावा मेरे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर मेरे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू माई इनकम, तो आप बड़े आराम से कह दो भैया बिजनेस बंद कर दो, क्योंकि आप मैच नहीं कर पा रहे हो इन चीज़ों में, इनकम और एक्सपेंस में। जिस समय मेरी इनकम मेरे एक्सपेंस के ऊपर आ जाती है, मैं क्या अर्न करता हूँ? प्रॉफिट। और जैसे ही मेरी इनकम एक्सपेंस से बिलो हो जाए तो मैं किस लेवल पे चला जाऊंगा? लॉस वाले उसमें। तो बेहतर ये है कि मैं क्या करूं? मैच करूं अपने इनकम को, और मैच ही ना करूं, अपनी इनकम को हमेशा किससे ऊपर रख के चलूं? अपने एक्सपेंस से। और जैसे ही इनकम ऊपर हुई, बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। व्हाट दिस ऑब्जेक्टिविटी सेज? ऑब्जेक्टिविटी जैसा नाम कह रहा है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए अकाउंटिंग का। बिना ऑब्जेक्टिव के कोई काम नहीं होता है। बिना ऑब्जेक्टिव के अगर कोई काम नहीं होता तो बिना ऑब्जेक्टिव के अकाउंटिंग भी नहीं है। और अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है भैया, ट्रू एंड फेयर व्यू देना बिजनेस का। बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया, बिजनेस ने लॉस सफर किया, जो कुछ भी किया वो सब मेरी अकाउंटिंग से मुझे पता चलना चाहिए। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि मार्केट में दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, मुझे इससे मतलब है कि मार्केट में मेरे अकाउंटिंग से मुझे क्या रिजल्ट मिला। दैट इज द ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। थैंक यू क्लास,
Hope you all enjoy this session also. We will meet in our next class. Till then, goodbye and have a nice day.